हेलो स्टूडेंट्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राइड इट बेस्ट टू यूनिफाई जर्मनी। कह रहे जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो उसने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। बट दे कुड नॉट एज जर्मन एम्पायर वाज अंडर द रूल ऑफ किंग विलियम फोर्थ। ये उस वक्त जो जर्मनी के किंग थे, राजा थे, वो थे विलियम फोर। तो उनके रहते हुए जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो जर्मनी को यूनिफाइड नहीं कर पाए। प्रूशिया एक कंट्री है, उसने फिर ये जिम्मेदारी ली कि हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। इसके लिए प्रूशिया के एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने लीड किया एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जर्मनी के अंदर, जिससे जर्मनी को यूनिफाइड किया जा सके। अब उसमें 3 वर्ड्स हुए बिटवीन 1864 से लेके 1870 तक। अब न्यू जर्मन एम्पायर बना, जिसका जो किस बिहाफ पे बना, इसका बेस क्या था, लीगल और जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से। मतलब अब उनकी अपनी जुडिशियल सिस्टम थी और उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके हिसाब से अब नया जर्मन एम्पायर बन गया। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कह रहे इटली वाज अ स्कैटर्ड एम्पायर। इटली बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ था, लगभग 7 स्टेट में बटा हुआ था। आउट ऑफ 7 ओनली 1 वाज गवर्न बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट। उन सातों में से केवल एक पे यूरोपियन गवर्नमेंट राज कर रही थी। अब जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ है, इसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक है गिसिपी मैजिनी, एक है गिसिपी गैरिबल्डी, एक है कैवर। अब तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गिसिपी मैजिनी का क्या रोल था? ये हेड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के ये हेड थे। ये यंग इटली के फाउंडर थे और इन्होंने जो इटली का यूनिफिकेशन किया है वो एजुकेशन के थ्रू किया है। मतलब लोगों को शिक्षित करके उन्होंने इटली का यूनिफिकेशन किया था। इसके अलावा दूसरे हैं गिसिपी गैरिबल्डी। इन्होंने कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया था? नोन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट। इनको हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितने भी इटली के पीजेंट थे, गरीब लोग, किसान लोग, उनका सपोर्ट इनके साथ था। इसके अलावा इन्होंने स्पेनिश रूलर से ये जीत गए थे, जो भी स्पेन के रूलर थे उससे ये जीत गए थे। फिर है केवर। कह रहे कि नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ना तो ये कोई रिवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे, फिर भी इनका बहुत बड़ा रोल था इटली को यूनिफाई करने में, इसलिए इनको रियल मेकर ऑफ इटली भी कहा जाता है। इन्होंने कई वार लड़े अगेंस्ट फ्रांस और ऑस्ट्रिया के, और इन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक तरीके से, अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के ज़रिए ये वार जीत गए थे। जब इटली यूनिफाई हो गया तो उसके जो जिनको उसका हेड बनाया गया वो थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ये पहले सर्डेनिया पे ये 12 साल तक वहाँ के किंग थे, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए इनको वहाँ का हेड बनाया गया, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया जो यूनिफाइड इटली था। अब ब्रिटिश के अंदर जो यूनिफिकेशन था, ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्ट ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। जो ब्रिटिश था उसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी थी? स्कॉटिश थी, आयरिश थी और इंग्लिश थी। 3 अलग अलग कम्युनिटी मिलकर ब्रिटिश एम्पायर को बनाए हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी हो गई थी यूरोप की। अब जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 2 अलग अलग कम्युनिटी मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम एक को फॉर्म करते हैं। बाद में इसमें एक कंट्री आयरलैंड भी ऐड हो गई। तो अब इनका जो फ्लैग था देखिए एकदम डिफरेंट हो गया, उसका नाम जो है यूनाइटेड किंगडम पड़ा और इनका एक पूरा एक नेशनल एंथम भी लिखा गया।
अब है विजुलाइजिंग द नेशन, एक नया टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलोगेरी। एलोगेरी क्या होता है? कह रहा है कि ए स्टोरी, पोएम और पिक्चर, कोई स्टोरी, कोई पोएम या कोई पिक्चर विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग टू नोन एज एलोगेरी, जिससे क्या जाहिर किया जाता है? कोई भी छुपा हुआ मैसेज, मतलब किसी छुपे हुए मैसेज को आप जब किसी पिक्चर के ज़रिए, किसी पोएम के ज़रिए, किसी स्टोरी के ज़रिए जाहिर करते हैं, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एलेगोरी। दे वर यूज इन 18 एंड 19 सेंचुरी। ये कब यूज़ किए जाते थे? 18 और 19वीं सेंचुरी में। टू स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के जो आइडिया थे उसको फैलाने के लिए 18 और 19वीं शताब्दी में एलोगेरी यूज़ की जाती थी। अब जैसे कुछ एलोगेरी यहाँ एग्जाम्पल दिया है कुछ एलोगेरी का, जैसे जर्मेनिया। अब ये रियल में कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक पेंट है, एक पेंटिंग है, जिसमें जर्मनी को में नेशनलिज्म फैलाने के लिए ये जर्मेनिया एक एलोगेरी को यूज़ किया गया था। इसके अलावा जैसे इंडिया में भारत माता है, ये भी एक एलिगोरी है। ऐसा रियल में कोई नहीं है, बस एलिगोरी एक है, ताकि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए, जो पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, देशभक्ति वाली बात जो होती है, उसको फैलाने के लिए। इसी तरह से यूएसए में अंकल सैम है। अशोक चक जो भी है वो भी एक एलिगोरी है। अब जो यूरोप के अंदर जो भी एलिगोरी यूज़ हुई थी वो कौन कौन सी थी? जैसे ब्रोकन चेन। अब चेन क्या है? ये गुलामी का एक, ये एक स्लेवरी का एक सिंबल होता है चेन। तो ब्रोकन चेन मतलब चेन अगर जब ब्रोक हो गई, टूट गई, तो ये क्या है? ये फ्रीडम या लिबर्टी, आज़ादी का एक मैसेज है, एक सिंबल है। तो वहाँ पे एलोगेरी कौन सी यूज़ होती थी? ब्रोकन चेन का क्या मतलब, क्या शो कराने के लिए? आज़ादी के लिए ये यूज़ होती थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। इसके अलावा राइजिंग सन का क्या मतलब होता था? ये कौन सी एलोगेरी थी? कि न्यू एरा, मतलब एक नया एरा अब आ रहा है, अब नया एक सन, मतलब नया सन निकल रहा है, मतलब अब पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और नए सूरज अब निकल रहा है। इसके अलावा स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब था रेडी टू फाइट, मतलब युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार हैं, फाइट करने के लिए एकदम तैयार हैं। फिर था क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव से क्राउन बनाया जाता था। ये एलोगेरी किस लिए यूज होती है? हीरोइज्म को दिखाने के लिए। अब नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, एक नया टॉपिक है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इसमें क्या है? इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब होता है? इन द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पीरियलिज्म। कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के लास्ट में जो नेशनलिज्म चीज़ थी, जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, ये अब कन्वर्ट हो गई है इम्पीरियलिज्म के अंदर। अब इम्पीरियलिज्म में क्या होता है? द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग अ कंट्रीज पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। कह रहे हैं कि कंट्री के पावर को, कंट्री के अपने एरिया को बढ़ाने के लिए जो मिलिट्री के ज़रिए या किसी और तरीके से जो बढ़ाई जाती थी अपने पावर को, अपने टेरिटरी को, इस पूरे काम को क्या बोला जाता था? इम्पीरियलिज्म। अब जैसे एक बल्कन एक कंट्री पहले थी 18th सेंचुरी में, वहाँ जो आज रोमानिया है, सर्बिया है, बल्गेरिया है, ये सब मिला के बल्कन कंट्री बोली जाती थी। ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पे इसको कब्ज़ा करने के लिए उस वक्त की जो पावरफुल कंट्री थी, जैसे रशिया, इसके अलावा आपका ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब कई बार वहाँ पे लड़े उसको जीतने के लिए, अपने कंट्री को एक्सपेंड करने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए बल्कन को पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। इसकी वजह से जो वहाँ के रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए और फ़ायदा कुछ नहीं मिला, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। यूरोप के अंदर भी इम्पीरियलिज्म बहुत हुआ, यूरोप भी अपनी पावर को बहुत बढ़ाया और बहुत सारे कंट्री पे यूरोपियन कंट्री जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश एम्पायर, ये कई कंट्री पे फिर रूल करने लगे। तो ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए
ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।